नमस्कार सभी को, मैं करुणा। आज हम यहाँ गुरु रविदास धर्मशाला जींद में आए हैं। यहाँ पर ऐसे समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। आइए सुनते हैं उनके क्या विचार हैं। आज हम सभी यहाँ पर रविदास भवन में एकत्रित हुए हैं और हमारे साथ सुरेश जी और वंचित समाज के अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे समाज के में जो वर्गीकरण किया है उसके बारे में सुरेश जी कुछ कहना चाहते हैं। जी सुरेश जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मुझे लगता है कि वो वाजिब नहीं है। उसका कारण ये है क्योंकि ये जो निर्णय है ये हमारी पॉलिसी से जुड़ा हुआ है और इस तरह के कोई भी निर्णय लेती है पॉलिसी से संबंधित, वो निर्णय पार्लियामेंट को लेने चाहिए, वो निर्णय पार्लियामेंट में होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए ये निर्णय मतलब देश की जनता के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। इसकी हम निंदा करते हैं, ये उचित नहीं है जी। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्गीकरण का जो मसला है ये हमें लड़ाने के लिए तैयार किया गया है। अगर इस निर्णय को हम देखें तो पहले निर्णय को लेते समय सुप्रीम कोर्ट को ये ध्यान देना चाहिए था अब तक कितनी पोस्टें शेड्यूल कास्ट की भरी गई, कितने पोस्ट पूरे देश की स्वीकृत पद हैं, उसमें से कितने भरे गए, कितने खाली हैं, और सरकारों ने क्या प्रयास किए। जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं संविधान का भाग 3 और भाग 4 में जो हमारे अधिकार हैं उसके मुताबिक क्या सरकारों ने काम किया। अगर सरकारों ने काम नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट को उन सरकारों के खिलाफ कुछ निर्णय देना चाहिए था, उन्हें दिशा निर्देश देने चाहिए थे। वर्तमान में जो सरकार है उसको दिशा निर्देश देने चाहिए थे कि उसे क्या करना चाहिए, जो उसने नहीं किया। तो अब साथियों, मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ कि वर्गीकरण हुआ क्यों। पहली बात यह है कि 1975 में पंजाब में कैटेगराइजेशन हुआ और 1994 में हरियाणा में वर्गीकरण हुआ। अब मैं को वर्गीकरण का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हरियाणा में जनसत्ता के उस समय के एक पत्रकार थे बलवंत अक्षक, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि फर्स्ट क्लास के 466 पद हैं, 132 आदमी लगे, उसमें से 334 नहीं लगे, और सेकंड क्लास के 1808 पद थे, 566 आदमी लगे, 1242 नहीं लगे। थर्ड क्लास के 38,338 पद थे, 20,007 आदमी लगे, 18,331 नहीं लगे। फोर्थ क्लास में स्वीपर को मिलाकर के पूरा था। लेकिन हरियाणा में एक चीज़ फैलाएगी कि भजनलाल वाल्मीकि धानक जाति के लोगों का भला करना चाहता है। यह सवाल ये है कि हो सकता हम फर्स्ट क्लास के लायक नहीं थे, सेकंड क्लास के लायक नहीं थे, क्या थर्ड और फोर्थ के लायक भी नहीं थे। तो इसमें यह है कि इन सरकारों की जो मंशा वो हमें बांटने की है और ये बांटने के पीछे इस षड्यंत्र को हमें समझना चाहिए। अब मैं इसके साथ एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। हरियाणा में जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी 2000 में, उस समय में 3206 जेबीटी टीचर भर्ती किए गए। उस टाइम हरियाणा में कैटेगराइजेशन था और कैटेगराइजेशन में 320 पोस्टें ए वर्ग की थी शेड्यूल कास्ट की और 320 पोस्टें बी वर्ग की थी। अब ए वर्ग के 260 लोग लगे और बी वर्ग के 254 लगे। अब इसमें 126 खाली रह गई और 126 में ना चमार लट लेकर के आया कि भाई हमारी पोस्टें खाली क्यों रह गई, ना वो वाल्मीकि धानक लट लेकर के आया कि हमारी 60 खाली क्यों रह गई। 126 पोस्टें खाली रह गई, वर्गीकरण था। अब मैं ये सवाल उनसे भी कर रहा हूँ जो वर्गीकरण की चाहत रखने वाले लोग हैं कि भाई ये पोस्टें क्यों नहीं भरवाई। और मैं ये सवाल उन चमारों से भी कह रहा हूँ कि जो कह रहे हैं हम बहुत योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, तो तुम लोगों ने क्यों नहीं भरवाई अगर तुम पढ़े लिखे थे। अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या ओम प्रकाश चौटाला के इस षड्यंत्र का अखबारों ने पर्दाफाश किया, क्या मीडिया ने पर्दाफाश किया। मसला क्या था, मसला ये था लगभग 1200-1300 लोग जनरल मेरिट में आ गए थे और उसमें 700-800 लोग ओबीसी के थे और 300-400 शेड्यूल कास्ट के लोग थे। और 300-400 शेड्यूल कास्ट के लोग जो जनरल मेरिट में आए उनको रिजर्व कोटे में धकेल दिया, उनके इंटरव्यू में मार्क्स कम कर दिए गए और वो उधर से उनकी पोस्टर नहीं भरी गई। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि आप देखिए उसमें मैं वो 25,000 का रिकॉर्ड मेरे पास है, उसमें मैंने अध्ययन किया। मैं 2 उदाहरण दे रहा हूँ। एक रामनिवास है पाई से, चमारों का लड़का, वो नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट था। वो एकेडमिक के लिए इतना साउंड था कि फर्स्ट इंटरव्यू में जो भी उसके 15-16 नंबर लगे उसने जो नंबर डाउन करके फिर भी वो जनरल मेरिट में आ गया। उसके अपॉइंटमेंट लेटर पे लिख दिया अगेंस्ट जर्नल, लेकिन जो रिजल्ट आउट किया रिजर्व कोटे में किया गया। ऐसे ही आप अगर देखेंगे तो एक लड़का
अमरनाथ वाल्मीकि जाति का किठाना से, वो भी जनरल मेरिट में आ गया, नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट था। इंटरव्यू में मार्क्स डाउन करने के बावजूद भी वो भी जनरल मेरिट में आ गया, उसके भी अपॉइंटमेंट लेटर पे लिखा अगेंस्ट जर्नल, जो रिजल्ट आउट किया गया। लेकिन जो भर्ती की गई वो रिजर्व कोटे में, और फिर रिजर्व कोटा पूरा नहीं किया गया। मतलब ये जो षड्यंत्र है, ये जो धोखाधड़ी है, अब तक ये तो एक उदाहरण है, ऐसे कितने उदाहरण होंगे, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, चाहे इनेलो की सरकार रही, चाहे वो भाजपा की सरकार रही। भाजपा सरकार को तो आप देख ही रहे हैं। तो इन सभी सरकारों ने जी भर करके हरियाणा में हमारा शोषण किया, हमें लूटा है, और हमारा जो कोटा बनता है उसको नहीं भरा गया। बिल्कुल। अब दूसरी बात ये मैं एक और कहना चाहता हूँ, हरियाणा में आज की डेट में लगभग 50,000 शेड्यूल कास्ट के एम्प्लॉयज हैं। अब 50,000, ये अगर सारी हरियाणा में लगभग 4,70,000 के करीब पोस्टें हैं, इसमें से 2 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं। लेकिन मैं हरियाणा सरकार की इस बात के लिए निंदा करना चाहता हूँ, नायब सैनी जी की, कि उन्होंने जो आंकड़ा सर्कुलेट किया है उसमें ये नहीं बताया उन्होंने कि भाई दूसरी जातियां कौन, उन्होंने एक जहर फैलाने का काम किया। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, जैसे शेड्यूल कास्ट में तो बता दिया कि चमार जाति के लोग इतना खा रहे हैं, लेकिन उसने ये नहीं बताया हरियाणा में ब्राह्मण कितने हैं, कितने प्रतिशत है, उनका कितना कोटा बनना चाहिए, बनिया कितना, उसका कितना कोटा बनना चाहिए, और पंजाबी कितना, उसका कितना कोटा बनना चाहिए। 2017 का एक आंकड़ा है। इस आंकड़े को अगर हम देखें, हरियाणा में जो है जैसे अग्रवाल जो बनिया 610 पोस्टें फर्स्ट क्लास है उनकी, 13%। आप ये देखिए 13% लोग यहाँ पर बनिया जाति के हैं। क्या 13% उनकी संख्या है हरियाणा में? लेकिन किसी अखबार वाले ने या सरकार ने ये आंकड़ा खड़ा करके नहीं दिखाया कि भाई 13% उनको, अगर उनकी संख्या तो दो, अगर नहीं है तो मत दो। तो ये जो चीजें हैं, आपको उसी तरह अरोड़ा देखिए, अरोड़ा खत्री 557 जो है, अब ये 11.88 हैं। ये 2017 का सरकारी आंकड़ा, मेरी तरफ से नहीं बोल रहा। अब इस तरह के आंकड़े अगर आप देखेंगे, आप उसमें मतलब के ब्राह्मण देखिए 491 है, 10.47 मतलब ये आंकड़ा कभी सर्कुलेट नहीं किया गया। लेकिन एक आंकड़ा सर्कुलेट कर दिया गया कि भाई शेड्यूल कास्ट में एक जाति खा रही है। वो क्यों किया गया? क्योंकि ये मौजूदा जो सरकार है मणिपुर जैसे हालात यहाँ पैदा करना चाहती थी कि वाल्मीकि चमार लड़े आपस में, और लड़के उनके खून खराबा हो, उनकी वो एक दूसरे की औरतों का रेप करें और ये खून खराबे का हम लाभ उठाएं। ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शेड्यूल कास्ट की हरियाणा की सभी जातियों को कि उन्होंने इस खून खराबे से दूर हट करके अपने आप को समझा, इस षड्यंत्र को समझा, और आज लोगों को पता लग गया वर्गीकरण जो उपवर्गीकरण ये कोई मसला नहीं है, जीरो हो चुका है मुद्दा। क्योंकि पहली बात तो ये उपवर्गीकरण है, वर्गीकरण उपवर्गीकरण। लेकिन सवाल ये है कि रोस्टर रजिस्टर में माननीय नायब सैनी जी ने आज तक जो रोस्टर रजिस्टर जिन विभाग में नहीं लगा, उन विभागों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? क्या मनोहर लाल खट्टर ने क्या कार्रवाई की? अगर मनोहर लाल खट्टर ने रोस्टर रजिस्टर नहीं लगाया, रोस्टर रजिस्टर का पालन नहीं किया, तो क्या ये आदमी क्या नाम है वंचित जातियों को कुछ देने वाले हैं? तो ये हमारा शोषण करने वाले हैं। इनके शोषण के प्रति जागरूक करना हमारा मकसद है। इसलिए हम बामसेप के माध्यम से SC ST OBC की तमाम जातियों को इकट्ठा करने के पक्ष में है, क्योंकि वर्गीकरण के या उपवर्गीकरण के नाम पर ये सच है कि वो हमें बांटना चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते। क्योंकि अगर देना भी चाहते तो इसको क्या नाम है कम से कम हरियाणा की विधानसभा में 6 महीने पहले पारित करते, जनगणना करवाते। OBC का ही देखिए, 1931 की जनगणना के मुताबिक OBC का जो आंकड़ा है 52% है। क्या 52% OBC को हिस्सा मिला? आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश से आयोग बैठाना चाहिए था। आयोग गठित हुए, काका कालेलकर आयोग गठित हुआ और VP मंडल आयोग गठित हुआ। क्या उनकी जनगणना हो पाई? क्या उसकी जनगणना के मुताबिक आंकड़ा मिल पाया? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2005 का जो निर्णय था इंदिरा साहनी जजमेंट में क्रीमी लेयर लगा दिया गया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं क्रीमी लेयर वर्ड नहीं है। अब इस तरह के निर्णय सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। क्रीमी लेयर अभी वो शेड्यूल कास्ट के लोगों पे लगा देंगे, धीरे धीरे लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो पार्लियामेंट में जो जज हैं वो एक विशेष जाति के लोग बैठे हैं। वहाँ पर जो SC ST OBC के लोग हैं उस टाइप के लोग वहाँ पर नहीं हैं, और हैं भी तो वो बेचारा 1-2 आदमी क्या कर सकता है। तो इसलिए जो वर्गीकरण की बात, उपवर्गीकरण की बात है, तो वहाँ पर भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को जो इश्यूज होना चाहिए वो इश्यूज क्रिएट नहीं करे जा रहे। ये इसलिए इश्यूज बनाया गया क्योंकि मौजूदा सरकार के पास, केंद्र और राज्य सरकार
उनके पास देश की जनता के लिए कोई मतलब काम की योजना नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है। इस देश का नौजवान इस देश को छोड़ करके बाहर जा रहा है, उनके पास कोई रोजगार की प्रबंध नहीं है, इसलिए वो इस तरह के लड़ने झगड़ने के जो मुद्दे हैं इन पर लड़ाना चाहते हैं। और इनके षड्यंत्रों से मुझे लगता है कि हमें सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अभी हरियाणा में तो चुनाव हैं, पहले तो वो जाति आधारित जनगणना करवाएं। जाति एक कड़वी सच्चाई है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और देश की सरकारों ने संविधान के मुताबिक अगर काम किया होता तो जाति खत्म हो जाती, लेकिन तमाम सरकारों ने संविधान का अनादर किया। जैसे श्रम कानून बनाए, वो मजदूरों के खिलाफ बनाए। वो पुराने जो श्रम कानून थे, जो श्रम हितैषी थे, उनको ख़त्म करके अब महिला भी रात में काम करेगी। अब पहले जो 8-8 घंटे काम करता था, अब मजदूर 12-12 घंटे फैक्ट्री में काम करेगा। इस तरीके से जबकि भारत का संविधान और भारत के जो संविधान को बनाने वाले महापुरुष थे, उनकी सोच के मुताबिक इस देश में कानून नहीं बनाए जा रहे। जैसे कृषि कानून बनाए गए, कृषि कानून जहाँ किसान के खिलाफ थे, मजदूर के खिलाफ भी थे। तो हम ये मांग करते हैं कि ओबीसी इस देश का सबसे बड़ा तबका है, 52% है, और अगर वो वर्गीकरण भी करना चाहते हैं उसके लिए भी जनगणना की जरूरत पड़ेगी, जनगणना के आंकड़े चाहिए। और जनगणना के आंकड़ों के बिना और कोई भी आंकड़ा होता है वो ऑथेंटिक नहीं माना जाता। जनगणना का एक कानून है, उस कानून के तहत मतलब पॉलिसियाँ बनती हैं, बजट निर्धारित होता है, नौकरियां निर्धारित होती हैं, बहुत सारी पॉलिसी उस एक्ट के मुताबिक बनती है। तो हम ये मांग करते हैं कि जनगणना जो है वो जाति आधारित होनी चाहिए, तमाम जातियों का आंकड़ा आना चाहिए, और उसमें सवर्णों का भी आंकड़ा आना चाहिए। सवर्णों में मतलब कि कौन ज़्यादा खा रहा है उसका आंकड़ा भी आना चाहिए। और उनको अगर ये नौकरियां आर्थिक तरह से संपन्न करने का मामला है तो उनको इस नौकरियों से बाहर कर देना चाहिए। और दूसरा, अगर नौकरियां अगर हम मनुस्मृति के मुताबिक देखते हैं, ये अधिकार ब्राह्मणों का तो है ही नहीं, सेवा का अधिकार, तो ये तो शूद्रों का है। ये तमाम नौकरियां अगर वो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं तो ये नौकरियां तो तमाम शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास के लोगों को मिलनी चाहिए। तो इस पर हम आज ये मतलब कि चाहते हैं कि पहले जाति आधारित गणना हो, बैकलॉग कितना है वो होना चाहिए, उसका आंकड़ा आना चाहिए, कितने स्वीकृत पद हैं, कितने भरे गए, कितने खाली हैं, उसका आंकड़ा आना चाहिए। और न्यायपालिका में जो है आरक्षण लागू होना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका में ये भी विश्लेषण होना चाहिए किस जाति के, किस परिवार के कितने लोग आए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेज के लोग क्यों नहीं वहाँ पर आ पाए। और ये मुझे लगता है कि सेना में भी ये मतलब ये कोटा लागू होना चाहिए। ये बहुत जरूरी, देश के विकास के लिए जरूरी। कई लोग ये सोच रहे हैं, कई लोग इसका विरोध करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन था, रिप्रेजेंटेशन होता प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व है हिस्सेदारी, हिस्सेदारी का मतलब भागीदारी। रिजर्वेशन अलग कॉन्सेप्ट है, रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन में फर्क है। रिप्रेजेंटेशन ये है कि बाप के अगर 4 बेटे हैं तो बाप की संपत्ति चारों में बराबर बंट जाती है। अगर बाप ठीक नहीं है, बेईमान प्रवृत्ति का है, वो 2 को हिस्सा दे देता, 2 को कुछ भी नहीं देता, इनका हिस्सा मार के भी जो फालतू देता है वो आरक्षण होता है, वो तो हमें मिला नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है, मान लीजिए यहाँ पर चमार या वाल्मीकि जींद जिले के एक ही जाति को अधिकार हो, बाकी जातियों को अधिकार हो ना हो नौकरी लगने का, तो क्या देश तरक्की करेगा, विकास करेगा? इससे अगर हम आगे बढ़ें, हरियाणा के लोगों को अधिकार और बाकी राज्यों को अधिकार ना हो, क्या देश तरक्की करेगा? तो ये रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इसलिए किया गया था कि सारे लोग एक जगह आकर के देश के विकास में योगदान देंगे, और ये रिप्रेजेंटेशन सिस्टम था। इसका मतलब ये है, संख्या के अनुपात में कोई चीज मिलती है वो हिस्सेदारी है, संख्या के अनुपात से कोई चीज कम मिलती है हकमारी है, संख्या के अनुपात से कोई चीज ज्यादा मिलती है तो वो आरक्षण है। वो हमें आज तक नहीं मिला। तो इस पर एक बड़ी चर्चा की जरूरत है। इस देश का जो ब्राह्मणवादी मीडिया है वो तो इस पर चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन आप बहुजन मीडिया या जो भी प्रगतिशील मीडिया के अगर लोग हैं तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इस तरह की चर्चा दिखाएंगे और इस तरह की चर्चाओं पर डिबेट डिस्कशन कराएंगे, ताकि समाज का जो माइंडसेट चेंज हो और समाज देश के विकास में योगदान दे। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब देखना ये होगा कि जो देश की सरकार है वो कब तक ऐसे समाज के अंदर वर्गीकरण करती रहेगी, और इसके लिए जो ऐसे समाज है वो क्या ठोस कदम उठाएगा। धन्यवाद।